हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से फर्स्ट पार्ट के बारे में। प्लानिंग चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट में आज हम इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में टोटल 5 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्योंकि मैनेजमेंट का एक प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब हम ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं, तो इसी फंक्शंस के दौरान प्लानिंग के बाद सेकंड फंक्शन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक सेकेंडरी फंक्शन है जो कि प्लानिंग करने के बाद ही परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जब तक आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, जब तक आपने अपना कोई टारगेट या फिर ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया, तब तक आप ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते। जब आप एक बार प्लान बना चुके हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप प्लान्स डिपार्टमेंट्स के लिए भी बना चुके हो और लोअर लेवल के लिए भी अपने प्लान्स बना चुके हो, तो प्लान्स बनाने के बाद एक मैनेजर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो है ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब वो सारी आइटम्स अरेंज करना, वो सारी थिंग्स अरेंज करना जो रिक्वायर्ड हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यानी मैनेजमेंट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो अपने आप तो अचीव हो नहीं सकता। उसको अचीव करने के लिए हमें वो सारी आइटम्स अरेंज करनी पड़ेंगी, वो सारे रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर चाहता है कि वो अपनी सेल्स को 25% से इंक्रीज करे, तो पहले उसने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा 25% सेल्स टारगेट। फिर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो सेल्स डिपार्टमेंट बनाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट्स में वर्कर्स को हायर करेगा, सेल डिपार्टमेंट में जॉब पोजीशंस क्रिएट करेगा, वो बताएगा कि सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन सा वर्कर क्या क्या वर्क करेगा, फिर उन वर्कर्स को ड्यूटी असाइन करेगा। यानी इन शॉर्ट, अगर 25% का सेल्स टारगेट अचीव करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर जॉब क्रिएट्स करनी पड़ेंगी, उन जॉब्स को क्रिएट करने के बाद उन जॉब्स को फिल करने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट भी ढूंढना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट, उनको अपना पूरा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकेंडरी फंक्शन है जो कि प्लानिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है, और इसको परफॉर्म करने का मेन मकसद क्या होता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो सारी आइटम्स अरेंज करना जो चाहिए, वो सारा फ्रेमवर्क डिसाइड करना, वो सारा ढांचा तैयार करना ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकती हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने आज से पहले अपना ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कभी तैयार ही नहीं किया। आपको बिगिनिंग से तैयार करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन होगा, मिडिल पे कौन कौन होगा और लोअर लेवल पर कौन कौन होगा। यानी आपको पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। कौन सा वर्कर कहां पर काम करेगा,
कहां पर कौन सी जॉब क्रिएट की जाएगी। सो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होता है ना, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। एनसीईआरटी की बुक में से ये कुछ लाइंस हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कह रहे हैं द मैनेजमेंट फंक्शन विच इंश्योर्स that efforts are directed toward the attainment of goals laid down in the planning function in such a manner that resources are used optimally and peoples are able to work collectively and effectively for a common purpose। यानी ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जो ये एश्योर करता है कि जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वर्कर्स के लिए, उनको एक ही डायरेक्शन के थ्रू अचीव किया जा सके। सभी एक ही डायरेक्शन में उन प्लान्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़े, कोई भी अपना रास्ता भटके नहीं। हम अपने रिसोर्सेस का बेस्ट, ऑप्टिमल, इफेक्टिव और कलेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। सो इन लाइंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा फंक्शन बताया गया है जिसमें मैनेजर्स अपने रिसोर्सेस को अरेंज करते हैं, ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं, कलेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं, इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। यानी प्लानिंग करने के बाद उन प्लान्स को कैसे अचीव किया जाएगा इसके बारे में ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। इट इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्लान्स को एक्शंस में ट्रांसलेट करता है, जो बताता है कि हमें काम करना कैसे होगा। अभी हमने काम करना नहीं है ऑर्गेनाइजिंग में, अभी हम वर्क करना स्टार्ट करते नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग में हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम कौन कौन करेगा, प्लान के अकॉर्डिंग किसको क्या वर्क दिया जाएगा। अगर कोई नई जॉब क्रिएट करनी है तो वो कौन से डिपार्टमेंट में करनी है, अगर कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है तो कौन सा डिपार्टमेंट बनाना है, फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स या ह्यूमन रिसोर्स, कोई भी डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। थर्ड हमारे पास है which function of management leads to creation of an organizational structure which includes the designing of rules to be filled by suitable skilled people and defining the interrelation between these rules so that ambiguity in the performance of duties can be eliminated। यानी वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करवाता है, वो कौन सा फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे के अंदर वर्कर्स का रोल डिसाइड किया जाता है, जॉब्स क्रिएट की जाती हैं और फिर उन जॉब्स को स्किल्ड पर्सन से फिल भी किया जाता है। वो कौन सा फंक्शन है जिसमें वर्कर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है ये बताया जाता है ताकि किसी के भी माइंड में कंफ्यूजन ना हो, और अगर कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। कौन सा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करता है, वर्कर्स की जॉब्स क्रिएट करता है, उनको फिल्ड करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और वर्कर्स के बीच में आने वाली कंफ्यूजन को भी दूर करता है। इन शॉर्ट वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के थ्रू जब ढांचा तैयार हो जाता है तो सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर कौन है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपरवाइजर है, कौन डिपार्टमेंट का हेड है, ये सब पता रहता है। अगर कोई जॉब वेकेंट है उसके बारे में भी पता चल जाता है, फिर उसको फिल किया जाता है स्टाफिंग फंक्शन में। सो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जो ढांचा तैयार करता है, जॉब प्रोफाइल्स क्रिएट करता है और उनको फिल करता है, रिलेशन एस्टेब्लिश करता है वर्कर्स के बीच में और उनकी कंफ्यूजन को दूर भी करता है। सो अभी तक का इंट्रोडक्शन अगर हम एनालिसिस करें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? भाई ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक
सेकेंड फंक्शन है जो कि प्लानिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको केवल और केवल इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए हम वो सारी आइटम्स पहले से ही अरेंज कर लें जो हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास वो आइटम्स नहीं रहेंगी तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपनी सेल्स 25% से इंक्रीज करनी है तो उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट होना चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट में डिफरेंट जॉब्स होनी चाहिए, जॉब प्रोफाइल्स होनी चाहिए, वो सारी जॉब प्रोफाइल्स फिल होनी चाहिए। अगर सेल्स डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो 25% का सेल्स टारगेट्स अचीव करने का गारंटी कौन लेगा, किसको जिम्मेवारी दी जाएगी? अगर टॉप मैनेजमेंट 25% सेल्स इंक्रीज करना चाहता है, अगर ये उनका प्लान है तो इस प्लान को अचीव करने के लिए उनको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, यानी सेल्स डिपार्टमेंट अरेंज करना पड़ेगा। दिस फंक्शन इज डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करवाता है। अगर आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है, आज से पहले आपने कभी बिजनेस नहीं किया, आपने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके लिए तो ये फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने कोई ढांचा आज से पहले तैयार किया ही नहीं है। सो इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम वो सारी आइटम्स अरेंज करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए चाहिए। ये एक ऐसा फंक्शन है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, वर्क डिसाइड करता है। सो यहां पर आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन एफर्ट्स। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। जब एक ढांचा बन जाता है तो सभी वर्कर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, रिसोर्सेज को असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उनको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। सो इन शॉर्ट, अगर ऑर्गेनाइजिंग को हमें डिफाइन करना हो, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स। यानी ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करने का रास्ता बनाता है। ऑर्गेनाइजिंग में हम अपना प्लान इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट तो हम डायरेक्टिंग में जाकर करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए एक रास्ता बनाता है बाय क्लैरिफाइंग द जॉब, बताता है कि कौन सा वर्कर कौन सी जॉब करेगा। वो वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, वो बताता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, कौन बॉस है और कौन वर्कर है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजिंग में जब हमारे पास ढांचा तैयार हो जाता है तो हम अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ढांचा तैयार होने से हमें पता चल जाता है सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को कितना कितना लोन दिया जाएगा, कितना कितना फाइनेंस दिया जाएगा, कैसे उनको रिसोर्सेस एलोकेट किए जाएंगे ताकि वो अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमें उन सभी रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देता है जो हमें चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन प्लान किया जाता है, तो प्लान तो हो गया, लेकिन क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन बिना ऑर्गेनाइजिंग के आप कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके द्वारा प्लानिंग कर ली गई है कि हम एनुअल फंक्शन अरेंज करेंगे, लेकिन उसके लिए ढांचा भी तो तैयार करना होगा। प्रेसिडेंट्स के द्वारा प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और प्रिंसिपल आगे आपके टीचर्स को डिफरेंट वर्क असाइन करेगा, बताएगा कि आप ये डिपार्टमेंट देखोगे, आपको ये सब चीजें अरेंज करनी है, आपको म्यूजिक सिस्टम अरेंज करना है, आपको चेयर्स अरेंज करनी है, फर्नीचर अरेंज करना है, आपको स्टेज अरेंज करनी है, आपको एंकर्स अरेंज करने हैं, आपको पार्टिसिपेंट्स प्रिपेयर करवाने हैं। ये सब चीजें प्रिंसिपल के द्वारा आपके टीचर्स को असाइन की जाएंगी। यानी ये क्या तैयार हो रहा है?
एनुअल फंक्शन को एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए एक ढांचा तैयार हो रहा है कि कौन कौन कब कैसे क्या करेगा। सो प्लान में तो आपने एनुअल फंक्शन प्लान कर लिया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन करने से पहले आपको जॉब क्लैरिफिकेशन, वर्क क्लैरिफिकेशन, रिलेशनशिप, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करना पड़ेगा। अगर फर्नीचर अरेंज करना है तो उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए, तो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। वो कहां पर होगा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि ऑर्गेनाइजिंग किया कैसे जाता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यानी कि स्टेप्स। अब हमने आपको डिटेल में बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता क्या है, लेकिन इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। आप अपनी प्लानिंग कर चुके हो, आपने अपने एनुअल प्लान जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, या फिर आपने 25% से अपनी सेल्स इंप्रूव करनी है, ये आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ये आपका प्लान है। अब इस प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। अब ऑर्गेनाइजिंग की कैसे जाएगी? स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कि आपको क्या क्या काम करना है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल कितनी एक्टिविटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सो स्टेप नंबर 1 में आपको अपना वर्क जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमें हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कितना काम करना है। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आप वर्क की डिवीजन करोगे, क्योंकि वर्क जो है वो बहुत बड़े बड़े होंगे। जैसे एनुअल फंक्शन में फर्नीचर अरेंज करना, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जैसे ही वर्क डिवाइड किया जाएगा तो वो स्मॉल टास्क में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडिंग द टास्क और एक्टिविटीज इनटू स्मॉल टास्क। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। जैसे आपने पता लगा लिया कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके अकॉर्डिंग अब आपको अपनी एक्टिविटीज को स्मॉल टास्क में डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप किसी को दोगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। आपको अपना वर्क जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज आइडेंटिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म। सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि आखिरकार आपको क्या काम करना है, जो आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए करना पड़ेगा। जैसे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या काम करना है, देन आप अपने वर्क को मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड करोगे। मैनेजेबल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आपको अपना वर्क डिवाइड करना है थोड़े थोड़े पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में, ताकि आप वो वर्क किसी परफेक्ट बंदे को दे सको, किसी स्पेशलिस्ट पर्सन को दे सको। और अगर आप अपना वर्क स्पेशलिस्ट पर्सन को दोगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और बर्डन भी शेयर हो जाएगा। अगर आप वर्क डिवाइड कर दोगे तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, एक काम बार बार नहीं होगा, और जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। सो वर्क को आइडेंटिफाई करके डिवाइड करना है। वर्क को डिवाइड करने के बाद आपने सिमिलर बेसिस के वर्क्स को क्लब टुगेदर करना है। जैसे मान लो कि आपने वर्क डिवाइड किया, एक वर्क है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक तरफ है परचेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, और एक तरफ आपके पास है परचेज ऑफ स्मॉल आइटम्स। आपने वर्क डिवाइड किया। अब आपको क्या करना है, ऐसी एक्टिविटीज जो सिमिलर बेसिस पर हैं उसको क्लब टुगेदर करना है और उनको एक डिपार्टमेंट के अंडर डाल देना है।
जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी वर्क को आइडेंटिफाई करके, उसको डिवाइड करके आपको पता लगाना है कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो कौन से टास्क हैं जो मिलते जुलते हैं। जैसे ये तीनों ही परचेज के रिगार्डिंग है, तो इसको हम किसके अंडर रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसके अंडर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट। ऐसे ही जितनी भी एक्टिविटीज सेल्स के रिगार्डिंग होगी उनको हम सेल्स डिपार्टमेंट में एंटर करेंगे। जो भी एक्टिविटी फाइनेंस के रिगार्डिंग होगी उसको हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में असाइन करेंगे। सो सेकेंड स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की हैं उनको क्लब टुगेदर करके आपको ग्रुप्स में डिवाइड करके उनके डिपार्टमेंट्स बना देने। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसे आपको डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देने। और डिपार्टमेंट क्रिएट करने से क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगी, क्योंकि आप वर्क केवल उसी को दोगे ना जो परचेजिंग में स्पेशलिस्ट है। सो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना भी ऑर्गेनाइजिंग का ही एक प्रोसेस है। अब डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट किए जाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने डिपार्टमेंट परचेज, सेल, फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्लोथ डिपार्टमेंट, ऐसे ही अगर आप अप्लायंसेस में डील करते हैं तो साथ में अप्लायंसेस डिपार्टमेंट। आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर आइटम्स में डील करते हैं तो उसके लिए भी आप डिपार्टमेंट बना सकते हो। सो डिपार्टमेंट क्रिएट करना भी ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है, जिसमें हम सिमिलर नेचर के वर्क्स को क्लब टुगेदर करते हैं और उनको एक डिपार्टमेंट में एंटर कर देते हैं। डिपार्टमेंट क्रिएट करने के बाद अब बात आती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज की, यानी वर्कर्स को उनका वर्क असाइन करना। इसमें सिर्फ असाइनमेंट की जाएगी, एक्चुअल में वर्क स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग नहीं। सो ऑर्गेनाइजिंग का थर्ड स्टेप हमारे पास होता है डिफाइनिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजीशंस एंड एलोकेटिंग द वर्क टू द वेरियस एम्प्लॉयज। डिपार्टमेंट वाइज वर्क को असाइन करना, एलोकेट करना, वर्कर्स को बताना कि आपको क्या क्या करना है, क्योंकि जब तक हम वर्क असाइन नहीं करेंगे तब तक वर्कर्स फ्री बैठे रहेंगे, उनके पास कोई वर्क नहीं होगा। सो ड्यूटीज असाइन करने से वर्कर्स को पता चल जाता है कि आखिरकार हमें क्या करना है। और क्योंकि हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं इसलिए जिस वर्कर को जो वर्क आता होगा हम उसको वही वर्क सौंपेंगे। अगर एक वर्कर को परचेजिंग करनी आती है तो वो परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको परचेज का वर्क दिया जाएगा, ताकि वो स्पेशलिस्ट हो जाए और कोई गलती ना करे, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे। The works must be assigned to those who are best fitted to perform it well. So जैसे कि हमने बताया भाई वर्क केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो अपना वर्क करने में बेस्ट होते हैं। सो वर्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर सिमिलर बेसिस के ऊपर उनको क्लब टुगेदर करके उनके डिपार्टमेंट्स बनाना। डिपार्टमेंट्स के अंडर जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स को उनका वर्क दे देना, रिसोर्सेज असाइन कर देना। रिसोर्सेज असाइन करने के बाद फाइनल स्टेप हमारे पास आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यानी अब वर्कर्स को उनका काम दे दिया जा चुका है, लेकिन भाई अगर किसी वर्कर को काम करना नहीं आएगा या फिर उसको उसका वर्क समझ नहीं आया या फिर अगर वो वर्क गलत कर रहा है तो क्या इस सिचुएशन में आगे कुछ स्टेप नहीं लिया जाएगा? ऑब्वियसली फोर्थ स्टेप में हमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हमें बताना होगा हर वर्कर को कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे ये एक बॉस है, इसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट्स हैं। अगर इसके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी मिस्टेक होती है तो ये अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। ऐसे ही ये अपने बॉस को और ये अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में लास्ट स्टेप जो परफॉर्म किया जाता है वो है एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। यानी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है काम या फिर काम स्टार्ट नहीं हो पाता, किसी भी तरह की फीडबैक देनी है तो उसके लिए हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में
जो वर्कर्स हैं वो अपने सुपीरियर को डिटेल्स बताएंगे कि हमने क्या काम कर लिया है, कितना रहता है, कितना हो जाएगा, ये सब। सो चेन ऑफ अथॉरिटी डिजाइन की जाती है, एक ढांचा तैयार हो जाता है बिटवीन द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। एक ऑर्डर फॉर्म यहां पर क्रिएट हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड हो जाती है। अब ये बंदा अकाउंटेबल है अपने वर्क के लिए अपने बॉस को, यानी वो पूरी जानकारी देगा कि हम क्या कर चुके हैं, कितना हो चुका है, कितना काम रहता है, ये सब। सो ये ऑर्गेनाइजिंग के हमारे पास स्टेप्स थे। स्टेप्स करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भाई ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्यों परफॉर्म करना चाहिए? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस हमें यहां पर दे रखी हैं। फर्स्ट हमारे पास है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक ढांचा तैयार किया जाता है, उस ढांचे के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे वर्कर्स को वर्क दिया जाता है जो अपना काम करना जानते हैं। ऐसे वर्कर्स को वर्क दिया जाता है जो काम करना जानते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये परचेज डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर जो भी वर्कर्स होंगे उनको परचेज करना आता होगा, उनको परचेज की सारी जानकारी होगी। तो क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट में परचेज वर्कर को ही काम दिया जाएगा और इसको ये काम करना आता है, लगातार बार बार ये परचेज का काम करता रहेगा, यानी धीरे धीरे ये अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। सो ऑर्गेनाइजिंग करने से ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस का ढांचा बन जाता है। ढांचे में जो भी वर्कर होता है उसको अपना वर्क मिल जाता है और वो सेम वर्क को बार बार करते हुए स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। सो इसका मतलब फर्स्ट बेनिफिट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करने से वर्कर्स में स्पेशलाइजेशन आ जाती है, वो अपने काम को बार बार करते हुए स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ढांचा तैयार किया जाता है, हर वर्कर को पता है कि कौन सबऑर्डिनेट है और कौन सुपीरियर है और कौन बॉस है, कौन ऑनर है, ये सबको पता रहता है क्योंकि ढांचा तैयार हो चुका है। इसका मतलब ढांचा तैयार करने से, ऑर्गेनाइजिंग करने से जो सेकंड बेनिफिट मिलता है वो क्या है? देयर इज अ क्लियर कट क्लैरिफिकेशन इन द वर्किंग रिलेशनशिप। हर वर्कर को उसका रिलेशन पता होता है, उसको पता है कि मैं कौन हूं और मेरे ऊपर जो है वो कौन है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं किसको बताऊंगा, अगर मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं किसको इन्फॉर्म करूंगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन बॉस है, ये सबको पता रहता है। यानी एक चेन ऑफ अथॉरिटी सबको पता है कि कौन किस लेवल पर काम कर रहा है। सो सेकंड बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग करने से क्या मिलता है? ऑर्गेनाइजिंग करने से एक चेन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है, एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है जिसकी हेल्प से सभी को पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। वर्किंग रिलेशनशिप एकदम क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में वर्क केवल उन्हीं को असाइन किया जाता है जिनको वो वर्क करना आता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट में केवल उन्हीं वर्कर्स को परचेज का वर्क दिया जाएगा जिनको वर्क करना आता है। अगर ये बंदा सेल्स में मास्टर है, इसको सेल्स का काम करना अच्छे से आता है, तो इसको हम परचेज में रखेंगे ही नहीं, इसको हम सेल्स डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। अब क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज वर्कर्स को उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है, इसका मतलब वो अपने काम को बार बार लगातार करते हुए एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता रहता है कि रिसोर्सेज को कैसे, कब, किस तरह यूटिलाइज करना है। सो इसका मतलब क्लियर है, ऑर्गेनाइजिंग करने से वर्कर्स को उन्हीं का वर्क असाइन होता है, जो काम करना उनको आता है, उनको वही काम मिलता है, जिसके कारण वो एक ही काम को करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन, और बेस्ट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती
या फिर आप कह सकते हो बहुत कम होती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, एक ही काम को करते हुए वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। फोर्थ हमारे पास है एडेप्टेशन टू चेंजेस, यानी अगर हमें फ्यूचर में बिजनेस में कोई भी चेंज करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? देखो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से बिजनेस का एक ढांचा तैयार हो जाता है। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक ढांचा तैयार हो जाता है। अब क्योंकि पहले से ही ढांचा बना हुआ है, अगर हम इस ढांचे में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हम एक और डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो वो बनाया जा सकता है। इनको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ढांचा पहले से बना हुआ है। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट थे, चौथा हम बना सकते हैं बिना इनको परेशान किए। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिना परेशान किए, बिना छेड़े, बिना चेंजेस किए हम एक नया चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा तो ढांचा बन जाएगा और उस ढांचे के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लो अगर हमने एक न्यू जॉब क्रिएट करनी है परचेजिंग डिपार्टमेंट में, 5 जॉब्स ऑलरेडी हैं, 5 वर्कर्स यहां पर परचेज डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, हमने एक और जॉब क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ढांचा पहले से ही पता है, हमें कौन सा वर्कर कहां पर चाहिए हमें पता रहेगा। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करने से फोर्थ बेनिफिट हमें क्या मिलता है? हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल, निगरानी करना, अपने वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखना, उनको मॉनिटर करना, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारना, अगर कहीं पर गलती होती है तो वहां पर उनको फीडबैक देकर सही करना। तो क्या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से एडमिनिस्ट्रेशन करना, मॉनिटरिंग करना आसान हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, कम टाइमिंग पर मॉनिटाइजेशन किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो वहां पर एक ढांचा तैयार हो जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जो ऑनर है, जो बॉस है, उसको पता रहता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं, किस डिपार्टमेंट को क्या वर्क दिया गया है और कौन सा डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। पल पल की रिपोर्टिंग उनको मिलती रहती है, क्योंकि वो ढांचा बना चुके हैं। अब आप खुद सोचो, अगर ढांचा नहीं बना होगा तो ओनर को पता ही नहीं होगा कि कौन सा वर्कर क्या काम कर रहा है, कौन सा वर्कर किस डिपार्टमेंट का है, पता ही नहीं रहेगा। सो इससे अच्छा तो यही है ना कि ढांचा बना दिया जाए, स्ट्रक्चर बना दिया जाए और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैनेजर जो है, जो ऑनर है, वो इजिली कंट्रोलिंग कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, फीडबैक देख सकता है, कितना परफॉर्मेंस हुआ, कितना रहता है, ये चेक कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब जब ढांचा तैयार किया जाता है तो उसमें वर्कर्स के डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट का एक वर्कर है जिसको सेल्स अच्छे से आती है, अब हम इसको परचेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, इस बंदे को हम परचेज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद, ये वर्कर जो है परचेज डिपार्टमेंट में भी अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम इसको हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दें, तो इसको फाइनेंसिंग करना भी अच्छे से आ सकता है। यानी ढांचा पहले से बना हुआ है, अगर हम किसी वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो सब चीजों में परफेक्ट हो सकता है। और क्योंकि ऑलरेडी ढांचा बना हुआ है, ऑलरेडी ढांचा बना हुआ है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपना वर्क किसी दूसरे वर्कर को दे सकता है और खुद आराम कर सकता है। जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के ऊपर बहुत बर्डन है, वो अपना बर्डन थोड़ा कम करना चाहता है और उसने अपना बर्डन कम करने के लिए अपना थोड़ा सा वर्क अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया। मैनेजर का वर्क सबॉर्डिनेट को मिल रहा है, तो क्या सबॉर्डिनेट ट्रेंड नहीं हो जाएगा? मैनेजर्स का वर्क करते करते उसको मैनेजमेंट लेवल की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, वो मैनेजर्स का वर्क करते करते इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा कि उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छा काम सीख जाएगा। सो जब ढांचा बना होगा
तो हम एक वर्कर को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करके ट्रेनिंग देकर उसको डेवलप कर सकते हैं, उसकी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम उसको मैनेजर का वर्क असाइन कर दें, मैनेजर अगर अपना वर्क असाइन कर दे, तब भी उसकी डेवलपमेंट की जा सकती है। ऐसे ही लास्ट पॉइंट हमारे पास है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। भाई वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर करने में। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्योंकि आपको पता है कि ढांचा पहले से बना रहता है। मान लो एक तरफ गवर्नमेंट जो बिजनेस है उसने क्लोथ बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, एक तरफ उसने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट खोल रखा है, और वो अब एक ऑटोमोबाइल शुरू करना चाहता है। तो क्या वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि उसने एक और दो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी रख रखे हैं। उसका तो उसने ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों का जो डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी बना रखा है। तीसरा वो बनाना चाहता है। क्या बना सकता है? इजीली बना सकता है बिना इन दोनों को डिस्टर्ब किए, क्योंकि उसने तो पहले से ढांचा बना रखा है, बस तीसरा एक और इंट्रोड्यूस करना है। इन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी और तीसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से हम चेंजेस अडेप्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बिजनेस की ग्रोथ भी कर सकते हैं। अगर हम एक न्यू ब्रांच ओपन करना चाहते हैं किसी नई लोकेलिटी में, तो हम वो भी ओपन कर सकते हैं। हम अपना ढांचा तो ऑलरेडी बना रखें। जो नया डिपार्टमेंट ओपन करेंगे, जो नई ब्रांच ओपन करेंगे, उसके लिए हमें सेपरेटली एक और ढांचा बना देना है। सो इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन करने से बिजनेस में एक्सपेंशन और ग्रोथ भी आती है। हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक नया डिपार्टमेंट, एक नया ब्रांच या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं बिना किसी को परेशान किए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।